हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल hsravi.co। और स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सेट्स करने वाले हैं जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का है, मैथ्स पार्ट 1। और ये लेसन नंबर 1 है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको इसमें इंट्रोडक्शन देने वाला हूं कि सेट्स क्या होता है, उसके राइटिंग के मेथड्स क्या है, सेट्स किसको बोलते हैं वो भी मैं सिखाने वाला हूं। तो आज हमारा वीडियो बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो प्लीज इसको मिस मत करिए, क्योंकि आगे हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो अगर आपको इंट्रोडक्शन सही तरीके से समझ में आएगा तो आपको प्रैक्टिस सेट भी आएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आइए हम सेट्स स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे मैंने शेयर की हुई है सेट्स की टेक्स्ट बुक का फोटो। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहला दिया हुआ है फ्लावर बुके, फिर दिया हुआ है बंच ऑफ कीज, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पाइल ऑफ नोटबुक्स, कलेक्शन ऑफ नंबर्स। आपको लगेगा कि सर ग्रामर सिखा रहे हैं। नहीं स्टूडेंट्स, मैं ग्रामर नहीं सिखा रहा हूं आपको। ये सब वर्ड्स है जो सिलेक्टेड चीज के लिए यूज होते हैं। मतलब ये बुके है, ये बंच है, ये फ्लॉक है, ये पाइल है, ये कलेक्शन है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये कलेक्टिव नाउन्स है जो पर्टिकुलर चीज के लिए यूज होता है। ओके, जैसे फ्लावर का बुके है तो ये हम लोग कोई और चीज के लिए वर्ड बुके यूज नहीं कर सकते, ये खाली फ्लावर के लिए यूज होता है। आप नहीं बोल सकते कि बुके ऑफ कीज, नहीं बोल सकते, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये स्पेसिफिक जो कलेक्टिव नाउन है वो स्पेसिफिक चीज के लिए यूज होते हैं, ये रिजर्व वर्ड्स है। बंच ऑफ कीज, तो आपको बंच ऑफ कीज बोलना पड़ेगा, आप नहीं बोल सकते फ्लॉक ऑफ कीज। बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते आप। तो बंच ऑफ कीज एक स्पेसिफिक वर्ड है, जो ये कलेक्टिव नाउन है जो उसके लिए यूज हो रहा है। और फिर है फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पाइल ऑफ बुक्स, कलेक्शन ऑफ नंबर्स। मतलब ये स्पेसिफिक कलेक्टिव नाउन ये इसके लिए यूज हो रहा है। ओके, और ये सेट्स भी इसके रिलेटेड है। मतलब अगर आप बराबर से देखेंगे तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है। ओके, फ्लावर बुके, मतलब ये स्पेसिफिक जो वर्ड है बुके वो फ्लावर के लिए यूज होता है, मतलब ये हो गया सेट। बंच ऑफ की, मतलब बंच ऑफ की मैं बात कर रहा हूं तो उसमें खाली कीज आएंगी और कुछ नहीं आएगा। आप नहीं बोल सकते बर्ड्स आ गए उसके अंदर, नहीं, उसमें खाली कीज आएगी, मतलब ये वेल डिफाइंड है। अगर मैं आपको बोलता हूं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, तो उसमें खाली फ्लॉक ऑफ बर्ड्स ही आएंगे स्टूडेंट्स, उसमें और कोई नहीं आ सकता। फ्लॉक ऑफ लायंस नहीं आ सकते, फ्लॉक ऑफ फ्लावर्स नहीं आ सकते, नहीं, खाली फ्लॉक ऑफ बर्ड्स आएंगे, मतलब दे आर द वेल डिफाइंड। तो ये जो वेल डिफाइंड चीज है ना, इसको बोलते हैं सेट्स। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, द ब्रेव बॉय ऑफ योर क्लास। अगर सपोज हम डिस्कस करते हैं ब्रेव बॉय ऑफ द क्लास, तो ब्रेव बॉय जो है वो हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग होगा। सपोज क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, तो हर एक के लिए ब्रेव बॉय अलग अलग होगा। हर स्टूडेंट अपने दूसरे फ्रेंड को सपोर्ट करेगा कि ये मेरा फ्रेंड ब्रेव है। ये सुनो, सबका देखने का नजरिया अलग अलग होता है। कोई उसके मसल्स देख के बोलेगा कि ब्रेव बॉय है, कोई उसके हाइट देख के बोलेगा ब्रेव बॉय है, कोई बोले उसको फैट देखेगा तो बोलेगा ब्रेव बॉय है। तो हर एक का डेफिनेशन अलग अलग है। मतलब वो क्या हो गया ना, ये एक रिलेटिव टर्म हो गया है। आप उसका डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते कि ब्रेव बॉय एक्चुअली कौन है क्लास में, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। तो वो सेट्स नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल अगर आपको देता हूं, हंसना मत, जैसे ब्यूटीफुल गर्ल्स इन योर क्लास, ब्यूटीफुल गर्ल्स इन योर क्लास। तो यहाँ पे स्टूडेंट हर एक बॉय के लिए ब्यूटीफुल गर्ल अलग अलग रहेगी, सेम नहीं रहेगी। आ रहा समझ? सबकी चॉइस अलग अलग रहेगी। उसी तरह से अगर हैंडसम बॉयज में बोलता हूं ऑफ योर क्लास, तो हैंडसम बॉयज में भी गर्ल्स की चॉइस अलग अलग रहेगी। किसी के लिए एक एक्स बॉय हैंडसम है, किसी गर्ल के लिए वाई बॉय हैंडसम है। तो ये भी एक कैसा टर्म हो गया, डिफ्रेंशिएशन टर्म है। मतलब इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव टर्म है। तो ये भी सेट्स नहीं है। सेट्स मतलब एक पर्टिकुलर वेल डिफाइन होता है। जैसे यहाँ पे हमने जो ये एग्जाम्पल पढ़े, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, द हैप्पी पर्सन एट योर होम। हैप्पी पर्सन मतलब खुश। अभी हर एक का जवाब अलग अलग रहेगा। एक बच्चा बोलेगा मेरे फादर खुश है,
वही उसके घर पे उसकी बहन बोलेगी नहीं मेरी मम्मी हैप्पी है। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे भी आंसर में डिफरेंट आ रहा है। तो ये हैप्पी, ये ब्रिलियंट, ऐसे जो वर्ड्स आते हैं उसमें आंसर जो है ना परफेक्ट नहीं आते हैं, क्योंकि वो सब रिलेटिव टर्म्स है, तो वो सेट्स नहीं है। जहां पे रिलेटेड टर्म्स यूज नहीं होते उसको सेट्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ डेफिनेशन अगर आप ध्यान से देखेंगे, वी यूज स्पेशल वर्ड फॉर ईच ऑफ दिस कलेक्शन। ये सुनो, हमने स्पेशल वर्ड यूज किया, फ्लावर के लिए बुके यूज किया, की के लिए बंच यूज किया। ओके, ये सब एग्जाम्पल जो है ये क्लियरली द लिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, एक स्पेसिफिक कलेक्शन है स्टूडेंट, एक स्पेसिफिक कलेक्शन है, इसके लिए इनको बोला गया है सेट। तो ये प्रॉपर सेट्स है। अगर हैप्पी चिल्ड्रन बोलोगे इन द विलेज, ब्रिलियंट वर्ड यूज करोगे, ये सब रिलेटिव टर्म्स है, ये सब रिलेटिव टर्म्स है, ये आपको परफेक्ट आंसर नहीं देता है। यहाँ पे एक से दो ओपिनियंस आएंगे, एक स्पेसिफिक ओपिनियन नहीं आता, तो फिर वो सेट नहीं है। एक अगर मैं कोई क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, अगर स्पेसिफिक आंसर आता है ना तो वो सेट्स है। जैसे हमने यहाँ पे देखा फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अगर मैं बोलता फ्लॉक तो आप बोलोगे बर्ड्स, ये सुनो एक स्पेसिफिक है, उसका रिजर्व वर्ड है, तो ऐसे चीज को हम सेट्स बोल सकते हैं। ओके, आपकी और मैं चीज क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे और अच्छे एग्जांपल्स दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में। जैसे यहाँ पे सी द एग्जांपल्स गिवन बिलो एंड डिसाइड वेदर इट इज अ सेट और नो, मतलब हमको डिसाइड करने के सेट है कि नहीं है। सपोज पहला एग्जांपल है डेज ऑफ अ वीक, डेज ऑफ द वीक नेचुरली 7 डेज ही होते हैं, 8 डेज तो होते नहीं है ना, 9 डेज होते हैं, परफेक्ट है, 7 डेज ही होते हैं, तो ये सेट्स हुआ क्या? यस, ये सेट्स होता है, करेक्ट है, ये सेट्स है। मंथ्स इन अ ईयर, मंथ्स तो फिक्स है ना स्टूडेंट्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दिसंबर, उसके सिवाय कोई है नहीं है, 12 मंथ्स है, तो ये भी सेट्स है। अभी आ रहा है क्लियर समझ में? अभी मैं बोलता हूँ ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, ये क्या होगा? ब्रेव चिल्ड्रन, ये नहीं होगा, क्योंकि ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास तो सबका आंसर अलग अलग होगा। कोई बोलेगा ये 5 चिल्ड्रन ब्रेव है, कोई बोलेगा ये 10 चिल्ड्रन ब्रेव है, तो वेरिएशन ऑफ द आंसर है, तो वो सेट नहीं है। ओके, तो ये सेट नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्रॉस मार देता हूँ। ओके, आप टेक्स्ट बुक में जो भी कर रहे होंगे प्लीज पेंसिल से करना। ओके, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स तो 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट काउंटिंग नंबर्स तो वही आते हैं, तो ये सेट्स है, यस ये भी सेट्स है। ओके, फिर आता है स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स तो महाराष्ट्र में जो भी फोर्ट्स है, कोई बोलेगा कि ये वाला फोर्ट, रायगढ़ वाला फोर्ट स्ट्रॉन्ग है, कोई बोलेगा दूसरा कोई फोर्ट स्ट्रॉन्ग है, तो हर एक का व्यू अलग अलग हो जाएगा यहाँ पे, तो ये भी रिलेटिव टर्म है, तो स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स इज नॉट अ सेट। प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम, यस बोलो कितने प्लैनेट्स है? 8 प्लैनेट्स, यस डेफिनेट आंसर है, इसमें आंसर में वेरिएशन नहीं हो सकता, तो ये सेट्स है प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। आ रहा समझ? तो सेट्स हम बोल सकते हैं इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड अ सेट। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी सेट्स जो है वो कैसे लिखना चाहिए, जो सेट्स है यहाँ पे देखो, सबसे पहले जैसे हमारा नाम होता है ना वैसे सेट्स का भी नाम होता है, तो सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ABCDEFG टिल Z। आ रहा है? तो सबसे पहले तो हम उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और उसके एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, ABC, जो उसके अंदर के जो एलिमेंट्स रहते हैं, मैं आपको बताता हूं क्या है। दूसरी बात, ये साइन को बोलते हैं बिलोंग, या इसको बोलते हैं ए बिलोंग, दिस ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पे ए इज नॉट एन एलिमेंट, मतलब इसको बिलोंग भी बोलते हैं एंड एलिमेंट भी बोलते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, ये ऐसे ही बोल सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए, दोनों चलेगा। ये जो साइन है ना आपको दिख रही है, ये वाली साइन की बात कर, आप इसमें ऐसा लिख सकते हैं ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, या फिर लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए, मतलब स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, आपके फैमिली मेंबर्स में 5 लोग हैं। ओके, तो वो 5 लोग इंक्लूडिंग यू बिलोंग टू योर फैमिली। क्या मैं आपके फैमिली में बिलोंग करता हूं? नहीं, आई एम नॉट द एलिमेंट ऑफ योर फैमिली, तो वहां पे यूज ये वर्ड, ये साइन किया जाता है, मतलब ऐसा
नॉट बिलोंग और नॉट अ एलिमेंट। आई एम नॉट एलिमेंट, मैं आपके फैमिली का मेंबर नहीं हूं, उसी तरह से आप भी मेरे फैमिली के मेंबर नहीं है, तो वो यू आर नॉट अ एलिमेंट ऑफ माई फैमिली एंड नॉट आई एम द एलिमेंट ऑफ योर फैमिली। मतलब मैं आपको बिलोंग नहीं करता, आपके फैमिली को, और आप मेरे फैमिली को बिलोंग नहीं करते। और आपके घर पे जितने मेंबर्स है वो सब बिलोंग करते हैं, मतलब दे आर द एलिमेंट। आ रहा है समझ? अगर वो बिलोंग करते हैं तो हम ऐसी साइन यूज करते हैं, ये ऐसे, और बिलोंग नहीं करते तो ऐसा क्रॉस मारते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ये एन है। देखो हमेशा मैंने बोला कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, इक्वल टू साइन आएगा और कर्ली ब्रैकेट्स, हमेशा सेट्स कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। अगर सेट्स में आप ऐसे ये वाले स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट। एग्जाम में अगर आपका आंसर पूरा राइट है और आपने कर्ली ब्रैकेट को छोड़ के और कोई ब्रैकेट डाला तो मिस आपको या टीचर आपको रॉन्ग दे सकता है। सेट्स को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करके रखिए। सेट्स आर ऑलवेज रिटन इन अ कर्ली ब्रैकेट और सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगा, ये भी आप याद रखना। अभी यहाँ पे W मतलब होल नंबर्स, मतलब 0 1 2 3 4 होल नंबर्स। इंटीजर्स में क्या क्या आ जाएगा? नेगेटिव नंबर्स आएंगे, जीरो आएगा और पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, उसको इंटीजर्स बोलते हैं। Q इज अ रैशनल नंबर। अभी रैशनल नंबर मतलब क्या होगा? रैशनल नंबर P अपॉन Q फॉर्म में रहेगा, हमने पढ़ा था पहले। और जो डिनोमिनेटर है Q इज नेवर इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर कैसे जीरो हो सकता है? क्या आपको 2 मार्क मिल सकते हैं जीरो में से? नहीं, जब जीरो मतलब पेपर ही नहीं हुआ तो आपको 2 मार्क किधर से मिलेंगे? आर यू गेटिंग? लॉजिक है, मतलब Q इज नेवर इक्वल टू जीरो, तो सही बताया है, Q इज नेवर इक्वल टू जीरो। आ रहा समय? और कोई भी नंबर P अपॉन Q फॉर्म में होता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर किधर है ना? डिनोमिनेटर 1, अगर खाली मैं 1 बोलता हूं तो मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 1, आया ना? डिनोमिनेटर मीनिंग इज 1 एंड द सेम। अगर मैं 2 बोलता हूं तो आप बोलोगे सर डिनोमिनेटर किधर है? डिनोमिनेटर देखो ऐसे लिख सकते हैं 2 अपॉन 1। अगर कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ भी नंबर नहीं है डिनोमिनेटर में तो 1 है, तो हो गया ना P अपॉन Q फॉर्म में। ओके, तो ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सब रैशनल नंबर ही, बिकॉज दे ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ओके, दूसरा मतलब ये सब सेट्स है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, मतलब Q इज अ रैशनल नंबर, मतलब वो भी सेट है। फिर आता है R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर। अब स्टूडेंट रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर होता है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। अब इसकी डिटेल तो मैं आपको सेकेंड चैप्टर में दे पाऊंगा स्टूडेंट। रियल नंबर ऐसे समझोगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन में जो रहेगा वो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर ये हो गया। अभी मैं आपको इरेशनल बताता हूँ। इरेशनल मतलब √2, ये इरेशनल है। √2 का आंसर नहीं आता है। √2 किसी का है? किसी का रूट है क्या? नहीं है। फिर √3, फिर √5, फिर √6, ये सब इरेशनल है। जिनका आंसर नहीं आता वो इरेशनल है। बाकी का डिटेल्स मैं आपको सेकेंड चैप्टर में दूंगा। अगर मैं आपको बोलता हूँ √4, तो √4 रैशनल है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 आता है, पॉसिबल है, यस, तो ये रैशनल हो गया। आप बोलोगे √25, यहाँ लिख देता हूँ √25, तो √25 का भी आंसर 5 आता है, तो ये भी रैशनल है। तो जिसका आंसर आता है, जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, वो रैशनल हो गया, और जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है वही रैशनल हो गया। मतलब आपको एक शॉर्ट में मैं एक सिखा रहा हूं, बाकी का हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। आ रहा है समझ? ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया सेट्स। सेट्स इज अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट। सो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे दिया हुआ है। if we can definitely and clearly decide the object of the given collection, then the collection is called a set, and always it is written, the name of the set is written in the capital letter। आया इतना समझ में? ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। सेट्स लिखने के दो मेथड्स है स्टूडेंट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर इस पे ही चलता है, दो मेथड पे। ये दो मेथड में ही सब काम होने वाला है हमारा।
पहला मेथड है लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। दोनों का मतलब एक ही होता है, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। कभी भी एग्जाम में बोलते हैं राइट द सेट इन द लिस्टिंग मेथड, कभी भी एग्जाम में बोलते हैं राइट द सेट इन द रोस्टर मेथड, मतलब वन एंड द सेम। अभी इसमें क्या होता है, हम लिस्टिंग करते हैं, लिटरली लिस्टिंग करते हैं। सपोज यहाँ पे ये देखो, द सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10। अभी सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10, ऑड नंबर्स में क्या आएगा, 3 आएगा। ऑड नंबर्स क्या होता है, अभी वो भी क्वेश्चन है। ऑड नंबर्स मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, जो 2 से डिवाइड होता है वो इवन नंबर्स, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है वो ऑड नंबर, जैसे 3, 5, 7, 9। अभी लेस टिल 10, लेस देन 10, बिटवीन 10 बोला है, 1 and 10, तो 1 और 10 नहीं आएगा। बिटवीन वर्ड यूज किया तो 1 और 10 नहीं आएगा। अगर फ्रॉम वर्ड यूज किया होता तो आप 1 और 10 को लेने के लिए सोच सकते थे, अगर वो ऑड नंबर है तो, नहीं तो नहीं। ओके, तो 3, 5, 7, 9 ये हो गए आपके सेट, मतलब ए इज द नेम ऑफ द सेट, इक्वल टू साइन डालना है, कर्ली ब्रैकेट में लिखना है और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना है कंपलसरी। ओके, अब यहाँ पे आप 7, 3, 5, 9 ऐसे भी लिख सकते हो। देखो सेट्स लिखने में ऑर्डर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उल्टा सीधा लिखो तो भी चलेगा, पर एलिमेंट सब आने चाहिए। अगर आपका एक भी एलिमेंट मिस हो गया तो रॉन्ग है सब। अगर हम ऐसे लिखते हैं ए इज इक्वल टू 7, 3 and 9, आप 5 लिखना भूल गए, फ्रॉम 1 to 10 जो ऑड नंबर है उसे 5 लिखना भूल गए, तो वो फिर रॉन्ग हो गया आपका आंसर, रॉन्ग, 0 मिलेगा एग्जाम में। ओके, तो मिस नहीं करना है आपको, पर ऑर्डर कुछ भी चलेगा। ऑर्डर आप उल्टा सीधा कुछ भी लिखो चलेगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक मिनट, ये देख, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो, एक मिनट, अगर यहाँ पे आप देखोगे 3, 5, 7, 9 लिखा था, यहाँ पे लिखा 7, 3, 5, 9, पर सब एलिमेंट आ रहे हैं ना। ये जो है ना 3, 5 ये सब एलिमेंट्स है, जैसे हम हमारे घर के एलिमेंट है, उसी तरह से ये भी सब एलिमेंट है ये सेट्स के। ओके स्टूडेंट, तो 3, 5, 7, 9 ये सब एलिमेंट्स आ गए, मतलब ये दोनों राइट है। आप या तो ऐसे लिखो या तो आप ऐसे लिखो, मतलब ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो यहाँ पे लिखा है द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट बट इट इज नेसेसरी टू राइट ऑल द एलिमेंट्स। एलिमेंट सब आने चाहिए, वो मैंने आपको भी बताया। आया समझ? सपोज अगर हम ऐसा है, ये वर्ड जो है रिमेंबर, इसका लिस्टिंग करना है आपको, आपको इसको लिस्टिंग में लिखना है, तो या रोस्टर फॉर्म, तो कैसे लिखोगे, आर लिखोगे सबसे पहला, ई लिखोगे, एम लिखोगे, वापस ई नहीं आएगा, ई आ गया है, एम आएगा नहीं आएगा, बी आएगा, ई वापस नहीं आएगा, आर नहीं आएगा। मतलब लिस्टिंग में क्या होगा, आर कॉमा ई कॉमा एम कॉमा बी, आपको कॉमा डालना है हर एक में। ओके, तो ये हो गया ये वर्ड का लिस्टिंग। रिमेंबर, रिमेंबर एक वर्ड है, उसका हमने लिस्टिंग किया। अगर हम मैं बोलता हूं, जैसे मेरा नाम है हनेश, HANESH, इसका लिस्टिंग करना है। सपोज मैंने नाम दे दिया सेट का ए, तो इसका लिस्टिंग कैसे होगा, HANES, एच नहीं आएगा क्योंकि एच पहले आ गया है, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ए पहले लिखो, एच बाद में लिखो, एन पहले लिखो, वो सब चलता है, पर सब एलिमेंट आने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया लिस्टिंग, मतलब आप कॉमा डाल के लिख रहे हो। ओके, मतलब यहाँ पे सही तरीके से बोला है, इन दिस मेथड वी राइट ऑल द एलिमेंट्स इन द सेट इन द कर्ली ब्रैकेट। आपको कर्ली ब्रैकेट में लिखना है और हर एक एलिमेंट खाली एक ही बार लिखना है और कॉमा डालना है बीच में। ओके, अभी दूसरी मेथड आते हैं हम लोग। दूसरी मेथड का नाम है, आपको दिख रहा होगा दूसरे मेथड का नाम, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। ये मेथड स्टूडेंट इसका एकदम उल्टा है। इसमें हमें ना सब स्टेटमेंट में स्पेसिफाई करेंगे, यहाँ पे कॉमा वामा कुछ आता नहीं, मतलब ये लिस्टिंग नहीं है। लिस्टिंग का मतलब होता है लिस्ट करना। ये सुनो, जैसे आप पिकनिक में जा रहे हो, आपको लिस्ट बनानी है स्टूडेंट की, तो आप क्या लिखोगे, सबके नाम लिखोगे, सब स्टूडेंट जो जो पिकनिक में आ रहे हैं सबके नाम लिखोगे, ये सुनो, कॉमा डाल डाल के, या फिर रूल मेथड में लिखोगे, मतलब ऑल द स्टूडेंट्स कमिंग फॉर द पिकनिक, खत्म हो गया, कौन आ रहा मालूम नहीं।
आ रहे ए स्टूडेंट 60 स्टूडेंट्स, या फिर 60 में से सपोज 50 आ रहे हैं वैसे। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको बेटर समझ में आएगा। ये मेथड में हम लोग लिस्ट नहीं करते एलिमेंट्स को, बट हम लोग एक जनरल एलिमेंट को एक वेरिएबल का नाम देते हैं और एक वर्टिकल लाइन यूज करते हैं या कोलन यूज करते हैं। ओके, और फिर हम लोग प्रॉपर्टी मेंशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कैसे लिखा जाता है, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट, ये जो लाइन लिखी है ना ये सच दैट है, ये सच दैट के जगह पे कोलन भी लगाते हैं तो वो भी चलेगा, पर हम ज्यादा करके लाइन खींचते हैं। x such that x belongs to natural number, 1 is less than x is less than 10, हो गया तो ब्रैकेट क्लोज। अब इसका मतलब क्या, अगर हम इसको लिस्टिंग में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये देखो a इज इक्वल टू एक्स सच है, मतलब x मतलब वो सब एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट सेट में आने वाले हैं उनको हमने नाम दे दिया x। वो x कैसे है, वो x नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर, समझ रहा है, नेचुरल नंबर। तो वो नेचुरल नंबर किधर से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 बराबर। बट स्टूडेंट यहाँ पे बोला है 1 इज लेस देन एक्स, आप इसको उल्टा पढ़ो, x इज लेस देन 1, उल्टा पढ़ो, x इज लेस देन, सॉरी सॉरी सॉरी, x इज ग्रेटर देन 1, उल्टा पढ़ो। यहाँ पे बोला है 1 इज लेस देन x, 1 इज लेस देन x, आप उसको उल्टा पढ़ो, x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1 तो क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 7 8 9, 10 आएगा नहीं, क्योंकि लेस देन 10 बोला है। तो ये हो गया आपका लिस्टिंग मेथड और ये हो गया आपका रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों का मतलब एक ही है पर लिखने का तरीका अलग अलग है। यहाँ पे हमने स्टेटमेंट में लिखा, ऐसा प्रोग्रामिंग स्टाइल में लिखा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n, n मतलब नेचुरल नंबर, w मतलब होल नंबर, ओके, i मतलब इंटीजर, ये अंडरस्टूड है। अभी अभी मैंने अगर ये नहीं लिखा, सब ये कंडीशन नहीं डाला तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो जाएगा, तो सब आ जाएगा 1 2 3 4 6 10 से भी आगे नहीं। कंडीशन क्या है, हमको खाली 9 तक चाहिए, 2 से 9, इसके लिए कंडीशन लिखना जरूरी है। इसके लिए हमने कंडीशन डाला है, क्या डाला कंडीशन हम लोगों ने, हमने कंडीशन क्या डाला स्टूडेंट्स, ये वाला कि 1 इज लेस देन x, मतलब 1 लेस देन x है, मतलब x इज ग्रेटर देन 1, उल्टा पढ़ो, एंड बट इट इज लेस देन 10 मतलब टिल 9। तो ये एक तरीका है, आ रहा है समझ। अब कोई कोई स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका और एक तरीका है, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 10, आ रहा है समझ, बिटवीन 1 एंड 10, बिटवीन 1 एंड 10 मतलब 2 से लेके 9 तक, जो हमने पहले भी प्रीवियस में पढ़ा था, आ रहा है, तो वो भी चलेगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x is the natural number, is the natural number between क्या लिखोगे 1 एंड 10, तो ये भी चलेगा। बिटवीन वर्ड यूज किया मतलब 2 से स्टार्ट होगा, 1 नहीं आएगा और 10 नहीं आएगा, उसके बीच वाले सब आएंगे 2 से लेके 9 तक। तो दोनों का मतलब एक ही है, लिखने का तरीका अलग अलग है। तो स्टूडेंट अगर आप देखोगे तो रूल एंड सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका एक से ज्यादा हो सकता है, 3 मेथड भी हो सकती है, कभी 4 मेथड भी हो सकती है, पर वो एग्री होना चाहिए। तुम कुछ भी लिखोगे ऐसा नहीं चलता, वो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। आ रहा है समझ में आपको, ओके ओके। अभी आगे बढ़ते हैं, तो हमने 2 मेथड पढ़े, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर फॉर्म, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। याद रखना, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर फॉर्म, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, अभी आगे देखते हैं। ये देखिए, एक मिनट का क्या चालू हो गया, ओके। यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल दिया है, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10, प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10, प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10, तो क्या क्या आएगा, प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10, तो ये आएगा 2 3 5 7, ये भी चलेगा ना, आ रहा समझ। मतलब ये लिखा था हमने सेट बिल्डर फॉर्म में और ये हमने लिखा लिस्टिंग मेथड।
आ रहा है समझ? ओके ओके फाइन। अभी और थोड़े सिंपल तरीके से आपको समझा दो, एक बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए, दो कॉलम्स दिए हैं। एक कॉलम है रूल मेथड का और सेट बिल्डर फॉर्म जो स्टेटमेंट बोलते हैं हम लोग, और दूसरा है लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। अब सपोज ऐसा दिया है, देखो एग्जाम में आपको रूल मेथड से लिस्टिंग भी पूछ सकते हैं और लिस्टिंग मेथड से रूल मेथड में भी आने को बोल सकते हैं। अगर स्कूल के पेपर में रूल मेथड दिया रहेगा तो आपको उसको लिस्टिंग में कन्वर्ट करने को बोलेंगे, और आपको अगर आपको लिस्टिंग में दिया रहेगा तो आपको रूल मेथड में करने को बोलेंगे, वाइस वर्सा। अब यहाँ पे देखिए, a is equal to x such that x is a letter in the word division। डिवीजन तो लिस्टिंग मेथड में क्या आएगा, एक तो ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट और दूसरी बात रिपीटेशन अलाउड नहीं है, अगर आप रिपीटेशन करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये देखो डी आ गया, ये देखो डी आ गया, फिर आई आया, आई आया, वी आया, अब वापस आई नहीं आएगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड। फिर एस आएगा, आई नहीं आएगा वापस, ओ आया और एन आया, मतलब डी आई वी एस ओ एन, मतलब ये डिवीजन का लिस्टिंग ऐसे आएगा। पर जब आप रूल फॉर्म में लिखोगे तो पूरा डिवीजन लिखोगे ऐसा, तभी ऐसा आंसर आएगा। आ रहा है समझ, क्योंकि इसमें से ये आंसर आया है। ओके स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ? ओके, अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ओके, b is equal to y such that y is a number such that y square is 9। अब y ऐसा नंबर है जिसका आप स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। y ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। क्या आएगा? 3। 3 का स्क्वायर 9 आता है। आप बोलोगे सर 3, पर स्टूडेंट -3 भी आता है, याद रखो। देखो 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 3 इंटू 3, जो छोटे बच्चों को भी मालूम है, पर -3 मल्टीप्लाई बाय -3, ये देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 3 9, ये भी 9 देता है। मतलब -3 और 3 दो आंसर आएंगे। द स्क्वेयर ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, द स्क्वेयर ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये याद रखो। ओके, तो दो आंसर आएंगे। तो वाई स्क्वेयर मतलब वाई के जगह मन में 3 डालो, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, -3 डालो वाई के जगह पे तो भी 9 आएगा, 3 डालो तो भी 9, 3 स्क्वायर करो तो भी 9 आता है, -3 करो तो भी 9 आता है। तो दो आंसर आएंगे, -3 एंड 3। आ रहा है समय स्टूडेंट्स? ओके, ध्यान से सुनो जो मैं क्या बता रहा हूं, क्योंकि ये हमको एक्सरसाइज में बहुत बहुत यूज होने वाला है। ओके, एक मिनट, अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वो भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए, C is equal to Z such that Z is a multiple of 5 and it is less than 30। multiple of 5 less than 30, multiple of 5, देखो ये आपको रूल मेथड में दिया है। अब आपको लिस्टिंग में करना है तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 25 तक आएगा। क्यों? क्योंकि लेस देन 30 बोला है स्टूडेंट, उसके आगे नहीं जाना है, ब्रैकेट क्लोज, कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन पे ध्यान रखो। आ रहा है समय? इसका मतलब दोनों का मतलब एक ही हुआ, मल्टीपल ऑफ 5 बोला है एंड लेस देन 30। अगर ऐसा बोला होता C is equal to Z such that Z is a multiple of 5, खाली ऐसा बोला और ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, तो मल्टीपल तो 5 1 5, 5 2 10, 5 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 25, 5 6 30, फिर डॉट डॉट डॉट, क्योंकि वो चलते रहेगा, फिर वो तो इनफाइनाइट हो गया। तो आप डॉट डॉट मार के फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज करोगे ऐसे, ये देखो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, डॉट डॉट डॉट, क्योंकि कंडीशन नहीं दिया लेस देन 30, तो आप फिर डॉट मार के खत्म करोगे। तो ये डिपेंड करता है कि क्या दिया है। मैंने आपको पहले ही बोला वाइजा वर्जा भी पूछ सकते हैं, लिस्टिंग मेथड दिया है और आपको रूल मेथड लिखने को ही बोलेंगे। आ रहा है सर में? ओके ओके, अभी आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अच्छा टेबल दिया हुआ है, हमको यहाँ पे आंसर लिखना है। फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। देखो पहला एग्जाम्पल, लिस्टिंग और रोस्टर मेथड, रूल मेथड। पहला एग्जाम्पल दिया है, a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 14, तो इसको कैसे लिखा इन लोगों ने?
a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ इवन नंबर लेस देन 15, बराबर है, इवन नंबर है ना लेस देन 15। अब देखो अभी सेकंड हमारे लिए छोड़ा है, b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20। परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखने, ये देखो मैं लिख रहा हूं, आप पेंसिल से टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो स्टूडेंट, पेंसिल से लिखना, पेन से नहीं। परफेक्ट स्क्वायर 1 से लेके 20 में कौन से परफेक्ट स्क्वायर आते हैं, सोचो। 1 का स्क्वायर 1 तो 1 आएगा, 1 नहीं लिखते बच्चे। फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 आएगा। फिर क्या आएगा, 4 4 जा 16, 16 आएगा। 5 जा 25, नहीं, क्योंकि क्या बोला है, 1 to 20 तक बोला है, बिटवीन बोला है, बिटवीन। बिटवीन अगर बिटवीन बोला है, अगर बिटवीन बोला है तो स्टूडेंट 1 नहीं आएगा। फिर एक मिनट, बिटवीन बोला है तो 1 नहीं आएगा। अगर फ्रॉम बोला होता तो 1 आता था, फ्रॉम नहीं दिया है, अभी बिटवीन दिया है तो 4 9 एंड 16 इतना आएगा। अब देखो मैं आपको एक, हमने बिटवीन वाला एक एग्जांपल ऊपर भी देखा था, ये देखो बिटवीन वाला कहाँ पे देखा था हमने, एक सेकेंड, हमने बिटवीन वाला एग्जांपल देखा था, मैंने आपको वहां पे समझाया भी था कि बिटवीन वर्ड और फ्रॉम में क्या फर्क है। एक मिनट, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ ये रहा, ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा था नेचुरल नंबर बिटवीन, बिटवीन 1 to 10 आया ना, तो फिर 1 और 10 नहीं आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो मैंने यहाँ पे लिखा था वो आपको ऐसे नहीं करना है। ये देखो मैंने बिटवीन, इसका मतलब 1 नहीं आएगा। देखो कितना फर्क हो जाता है आंसर में। अगर ऐसा बोला होता एक्स जेड एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर फ्रॉम 1 to 20, फ्रॉम होता ना तो बराबर था, तो 1 आता था। अब यहाँ पे 1 नहीं आएगा, आया समझ। अब सी देखो, सी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। अब इसको हमको रूल मेथड में लिखना है, माय गॉड, चलो लिखते हैं। ये क्या है, वॉवेल्स है, तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज द वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट। समझ में आया? ओके, तो ये हमने स्टेटमेंट में लिखा। अब ये देखो दूसरा, D is equal to Y such that Y is a color in the rainbow, color in the rainbow। अब आपको एक ट्रिक बताता हूँ, विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। अब आपको विबग्योर नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको कलर्स के ये सब नाम लिखने पड़ेंगे, मेरे पास जगह नहीं है। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, V मतलब वॉयलेट, ये शॉर्टकट है कैसे याद रखने का, वॉयलेट, VIOLET। फिर इंडिगो, इंडिगो। फिर आएगा ब्लू, ब्लू। फिर क्या आएगा, ग्रीन, G फॉर ग्रीन। फिर क्या आएगा, येलो, मेरे पास जगह नहीं है। फिर क्या आएगा, ऑरेंज, और R मतलब रेड आ गया। देखो याद रखने का एकदम सही तरीका, वॉयलेट, ये वॉयलेट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंफ्यूज मत आना, ये ओ है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने ऐसे लिखा वॉयलेट, VIOLET। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, आ गए, 7 कलर आ गए। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। P इज इक्वल टू एक्स सच दैट P इज अ इंटीजर, इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन x लेस देन 3। ओके, सो मैं ये रब करता हूं कि मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं ये रब कर देता हूं यहाँ पे, एक मिनट, क्योंकि मुझे जगह चाहिए लिखने के लिए। अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे, ये देखो इंटीजर है पर कैसे आएगा, उल्टा पढ़ो इसको, x इज ग्रेटर देन -3, x इज ग्रेटर देन -3, ग्रेटर देन -3 क्या होता है स्टूडेंट्स, -2, यस करेक्ट। फिर -1 बराबर, फिर 0, फिर 1, फिर 2, 1 का क्लोज कर्ली ब्रैकेट, 3 नहीं आएगा बिकॉज लेस देन 3 बोला है।
लेस देन 3 बोला है तो 3 नहीं आएगा। हाँ, एक बात और, अगर यहाँ पे इक्वल टू साइन होता ना, यहाँ पे ऐसा लेस देन और इक्वल टू 3 तो 3 आ जाता था, पर यहाँ पे नहीं दिया है तो 3 नहीं आएगा। आ रहा समझ? तो ये भी एक लिखने का तरीका है। ओके, अभी दूसरा देखते हैं। ये देखो, ये m इज इक्वल टू 1, 8, 27, 64, 125 डॉट डॉट डॉट। ये क्या लगता है स्टूडेंट्स आपको? सोचो, ये क्यूब्स है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, है ना? ये चलते रहेगा। मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं m इज इक्वल टू x सच दैट x is the cube of natural numbers. क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे तो अनलिमिटेड है, कुछ लिमिट ही नहीं है, तो x सच दैट x इज द क्यूब ऑफ द नेचुरल नंबर। आ गया स्टूडेंट समझ में? तो ये इस तरीके से करना है स्टूडेंट। तो आज स्टूडेंट हम यहाँ पे स्टॉप होते हैं। आज हमने पूरा सीखा कि सेट्स क्या होता है, सेट्स के लिखने के तरीके क्या है। ओके, और ये जो हमने जो एक्टिविटी भी की है ना, ये भी आप अपने टेक्स्ट बुक में पेंसिल से सॉल्व कर दो। और मेरा नेक्स्ट वीडियो इसके मैं प्रैक्टिस सेट 1.1 करने वाला हूँ, पर उसके पहले आप ये पूरी टेक्स्ट बुक, ये जितना मैंने सीखा और टेक्स्ट बुक भी एक बार रीड कर लो, तो आपके जितने क्वेरीज है जो मैंने सीखा है वो सब क्लियर हो जाएंगे। और ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनो बार बार, ताकि आपको प्रैक्टिस सेट में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। Thank you for watching our video. Bye and take care.